नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महिला पार्षद और बेटे पर बहू ने लगाई मारपीट और गाली गलौज के गंभीर आरोप। पुलिस अधीक्षक के समक्ष लगाई न्याय की गुहार। अजमेर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। डिग्गी बाजार होटल अग्निकांड, एक और घायल महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। कुछ दिनों पूर्व होटल में अचानक आग लगने से 4 लोगों की चली गई थी जान। गृह मंत्रालय का आदेश, 7 मई को देश भर में होगी सुरक्षा मॉक ड्रिल। सुरक्षा और सतर्कता को देखते हुए लिया गया निर्णय। धूमधाम से मनाया जाएगा 11 मई को भगवान नरसिंह प्राकट्य उत्सव। लालिया कालिया मेले का होगा भव्य आयोजन। आज एक महिला ने अपने पति, सास ससुर और देवर पर मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि ससुराल के लोग लगातार उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसकी सास हेमलता बंसल, जो कि वर्तमान में नगर निगम अजमेर में पार्षद के पद पर है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को शिकायत सौंपते हुए न्याय की मांग की। जैसे मिलना है इसके मैं इसलिए आई क्योंकि ना मेरे ससुराल वाले परेशान करते हैं। वो पावरफुल होने के नाते, हेमलता बंसल मेरी सास है, वो पार्षद है, वो हमेशा अपने पावर की ना धमकी देते हैं मेरे को। अगर बेटा मारता पीटता भी है तो उसका सपोर्ट करते हैं कि हाँ हम छुड़वा लेंगे, हम करा लेंगे, हम तेरा सपोर्ट करेंगे। हर चीज़ में उसका सपोर्ट करते हैं। वो कभी डांटते भी नहीं कि तू मार क्यों रहा है, और वो मारता है। किसी भी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन वो सिर्फ मेरे ऊपर निकालता है, इसलिए वो मुझे मारता है। क्या नाम है बेटे का, क्या करता है? लवलेश बंसल निगम का काम ही करते हैं वो। और उनकी माताजी क्या करती है? माताजी पार्षद है। अच्छा, तो कितने समय से ये मारपीट चल रही है आपके ये साथ? हुआ तो थोड़ा 5 साल से, जब से ये पार्षद बने हैं ना, तब से है ना धीरे धीरे। कभी मतलब पहले गाल पे चाटे लगा दिया करते थे, थोड़ा थोड़ा होता था तो घर वाले है ना सीधे थे, और मैं भी ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। फिर ये लोग काम होता था तो नॉर्मल सही हो जाते थे कि हाँ ठीक है अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, चलो हमारे साथ चलो। फिर मैं चली जाती थी। अब 5 साल से उन्होंने यही नाटक लगा रखा है। जब उनकी गरज होती है तो ले जाते हैं बच्चे के साथ। अब मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुझे भी पालें, उनको भी पालें। मेरी बड़ी बेटी तो वहीं पली है ज़्यादातर, और अब ज़्यादा बोलो तो उनको वो मारपीट करते हैं। कोई डिमांड करते हैं आपसे? डिमांड ऐसी क्या लाई है, नाई है, मैं सैन समाज से हूँ, मुझे बोलते हैं नायण है, नायण है, ऐसे करके बोलते हैं। मेरी कास्ट को लेके ताना मारते हैं, मेरी हाइट को लेके ताना मारते हैं उस चीज़ को। जबकि पसंद से शादी हुई है, वो पसंद करके लेके गए मेरे को। मेरे जब खून निकल रहा था तो मेरे देवर बोलते हैं कि जाओ कोई एक्शन लो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, ऐसे करके। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी 4 दिसंबर 2017 में हुई थी। आखिरी बार मारपीट कब हुई आपके साथ? आखिरी बार मेरे 5 दिन पहले ही हुई थी। मेरे को चप्पल लगाई थी यहाँ कमर पे, मेरी गुड़िया को भी लगाई थी चप्पल। घर से निकाल दिया? हाँ, घर से निकाला था? मैं चली गई थी डर की वजह से, क्योंकि मुझे डर लगता था रात को कि कब क्या हो जाए मेरे साथ में या बच्चों के साथ में। इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोई अपना है नहीं, वहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं। इस वजह से, डर की वजह से मैं मेरी मम्मी के आ गई। आज किससे मिलने आए और क्या मांग? आज एसपी साहब से मिलने आई हूँ, इसीलिए बस मुझे न्याय मिले। मेरी बच्चियाँ, जो मेरे माँ बाप, उनको एक खरोच भी नहीं आया कि वो लोग धमकियाँ देते हैं ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनको अजमेर शहर में रहने नहीं देंगे, मुझे गालियाँ बकते हैं गंदी गंदी। तो वही कि मेरे माँ बाप, भाई बहन और मेरे 2 गुड़िया हैं छोटी छोटी, उनका बस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ व्यापक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना है। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले, बंधक संकट, सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण, ब्लैकआउट व्यवस्था, छलावरण तकनीक और निकासी योजनाओं पर अभ्यास किया जाएगा। विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों को जागरूक भी किया जाएगा। कल जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसको लेकर के हमारी सभी कोऑर्डिनेशन कलेक्टर, एसपी साहिबान आपस में और डीसी सर और मैंने भी बैठक करके और नीचे के ग्राउंड लेवल पे बीट स्तर पे ग्रामीण स्तर तक इसको लाने के लिए सभी जो तैयारियां की जानी है वो
पूर्ण कर ली गई है। और इसमें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, ब्लैकआउट क्या है और मॉक ड्रिल का जो है उन दोनों में अलग अलग क्या है कि, और ये लाइटों का जो बंद होने का है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मीडिया के माध्यम से एसपी साहब अजमेर आपको विस्तृत क्या नहीं करना और क्या करना है, क्या अवेयरनेस करनी है, वो सारे डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है एसपी साहब अजमेर आपको अभी लिखित में भी प्रेस नोट के माध्यम से बता देंगे। आप लोगों से यही है कि इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो, जितनी भी तैयारियां करनी कि अपन किसी भी आपदा से निपटने के लिए अपन तैयार हैं। अपने यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जितने भी कंपनीज हैं उन सब से कोऑर्डिनेट करके, और जितने भी एजेंसीज हैं, करीब 12 तरह के सिविल डिफेंस में जो सिविल डिफेंस प्लान बना हुआ है सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण तैयारियां करके और ये मॉक ड्रिल वाली और ये सारी जो कार्रवाई हम जो करा लेंगे। आम जनता इसको लेके पैनिक नहीं हो, और इन चीज़ों को जैसे आपका लाइट बंद कराना, तो लाइट बंद कराने के लिए नहीं कोई अगर एक बार सायरन बज गया, एक बार मुट्ठी होती है, उसके नहीं कि जनरेटर चलाने लग जाए या कुछ और लाइट जलाने लग जाए। सिक्योरिटी जो ड्रिल है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति के लिए हमें को तैयार रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को बिहेव करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। ये एक सामान्य वीसी राज्य स्तर के ऊपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा की गई है। इसमें सभी अधिकारियों ने भाग लिया है। इसमें जो किसी तरह की आपातकालीन परिस्थितियों में जो मॉक ड्रिल की जानी है उसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं। ब्लैकआउट जब किया जाता है तो ब्लैकआउट में सिविलियंस नागरिकों को किस तरह से सहयोग करना है, उनको क्या करना है, इसका लोगों में जागरूकता की जाए। और जो हमारे जो प्रोटोकॉल है इमरजेंसी का, उसके बारे में जो संबंधित सभी विभाग हैं वो पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद रहें। इसके लिए एक समीक्षा बैठक अभी रखी गई थी। मॉक ड्रिल में वो पहले से नहीं तय किया जा सकता। उस समय देखेंगे कि कहाँ पे कहीं कोई अगर इमरजेंसी क्रिएट होती है तो किस डिपार्टमेंट का, किस एजेंसी का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कौन कितना मुस्तैदी के साथ पहुँच रहा है, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, फोर्स भी हो सकती है, आर्मी भी हो सकती है, फायर सिस्टम भी हो सकता है। जो भी से संबंधित जुड़े हुए उनका एक रेस्पॉन्स टाइम सबको तय करने के लिए ये सारी मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जाती है। वो उसी टाइम पे तय की जाएगी। आम जनता के लिए यही है कि इस तरह की प्रक्रियाओं में अननेसेसरी किसी अफवाहों में नहीं आए। ये अभी एक सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो तैयारियों का हिस्सा है, और उनको उस समय मॉक ड्रिल के टाइम पे जब होगा तो बाकायदा सायरन होगा, सायरन से उनको एक जानकारी मिलेगी। प्लस यदि ब्लैकआउट करना है तो ब्लैकआउट में सिस्टम बंद नहीं होता, ब्लैकआउट में नागरिकों को सहयोग करना होता है। जो व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं उनको अपनी हेडलाइट बंद करनी होती है। इसमें सिस्टम डाउन नहीं होगा, बल्कि सभी नागरिकों को सहयोग करना होगा, उनको समझना होगा कि उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स है। वो हमारी टीम जो है उसको प्रचारित करेगी। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। ये जब उस समय रेस्क्यू सिस्टम किया जाएगा तो कहाँ पे क्या इमरजेंसी क्रिएट होती है उस जोन स्पेसिफिक में मॉक ड्रिल के दौरान व्यवस्थाएं की जाएंगी। ये 4 बजे होगी, पूरे स्टेट में एक साथ होगी। अभी जगह का पता नहीं है। अजमेर के एक होटल में हाल ही में लगी भीषण आग में घायल एक महिला की आज सुबह जेएलएन अस्पताल में मौत हो गई। महिला गुजरात की रहने वाली थी और हादसे के बाद से अस्पताल में भर्ती थी। इससे पहले इसी घटना में 4 लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह अब तक इस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 5 हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। मैं गांव में भावनगर में रहता हूँ, गुजरात में, और मेरी बच्ची, दामाद और पूरा परिवार घूमने के लिए आए थे। फिर वापस आ गए थे, फिर वापस चले गए। तो सुबह का माहौल था, तो इस होटल में, कौन सा होटल था? नाज होटल में रुका हुआ था। नाज होटल में रुका तो सुबह आग लग गई। तो ऐसे मालूम पड़ता है कि कोई उसका स्टाफ बाहर से शटर लगा के चला गया। ऐसी बात नहीं मिलती है हमको। मैं तो शुक्रवार के दिन सुबह आया हूँ। वो मेरे नहीं, यहाँ से मेरा समधी है ने, सुरेश भाई ने फ़ोन किया था कि ऐसी घटना हो गई है। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत आ गई कि कुछ है ही नहीं। तो बोला कि आप पूरा
मामला लिख लो, क्या है हकीकत, बाद में मुझे कॉल करो। तो बाद में बोला कि जल गई है दोनों। तो बोला क्या परिस्थिति है, कि बोला कि आपकी बच्ची ज़्यादा है। तो फ़ौरन मैं निकल गया। तो एक कौन एक्सपायर हुआ है, क्या नाम है उनका? अल्पा बेन, कहाँ की रहने वाली है? भावनगर, गुजरात। लगभग कितने साल की है? 35 साल। कब हुई थी शादी? उसकी शादी तो बाहर में। कोई बच्चे बच्चे भी है क्या? नहीं है। किनसे हुई थी शादी? धवल कुमार। धवल कुमार जी की हाँ, क्या तबीयत? अभी तो उसकी गंभीर है तबीयत, एकदम से मालूम नहीं। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम है रमेश भाई हवलिया। आप क्या लगता है? हूँ उसका बच्ची का पिता हूँ। देखिए, दरगाह डिग्गी बाज़ार पे जो गेस्ट हाउस में सानिया हुआ था, जिसमें ज़ायरीन ख्वाजा चल गए थे, आज एक उस हिंदू बेटी का भी इंतकाल हो गया है। गुजरात की हैं। कुल मिला के मरने वाले 5 लोग हैं और ज़ख्मी भी कितने हुए हैं? ज़ख्मी 2 ज़ख्मी हैं। तो अंजुमन सैयदादान खुदाम खाजा ने सबको मरने वालों को 1-1 लाख रुपए और जो ज़ख्मी हुए उनको 50-50 हज़ार रुपये। तीसरी चीज़ ये कि उनको पहुंचाने का एम्बुलेंस में इंतज़ाम भी हम कर रहे हैं और जो यहाँ ज़ख्मी है उनके खाने पीने का, रहने की तमाम व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ायरीन ख्वाजा से जो डायरेक्ट संबंध है वो गरीब नाज के खादमों का 800 साल से। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं। इट्स आवर ड्यूटी जो हम 800 साल से निभा रहे हैं। जब दरगाह के गेट पे गोली चली थी तब भी हम ही लोग धरने पे बैठे थे और कर्फ्यू लगा था, तो तमाम क्षेत्रवासियों को हमने खाने पीने का प्रबंध भी हमने किया था। जब दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मरे थे, उसमें मरने वाला एक खादिम था, उनका भी मुआवजा हमने दिया, ज़ख्मियों का इलाज करवाया, केस भी FIR भी हमने की और आज तक उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। और अभी जो ये लोग घायल हुए, ज़ख्मी हुए, फौत हुए, मरे, उनकी मृत्यु हुई, उसमें भी खादिम ख्वाजा, खादिम समाज लगा हुआ है और ये हमारा कर्तव्य है जिसको हम निभा रहे हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है मरने वाला की आत्मा को शांति, जो ज़ख्मी हो गए वो जल्द सेहतियाब हों, उनके पीछे वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। सर, दरगाह कमेटी भी जुड़ी हुई है दरगाह से, तो उसकी तरफ से क्या इंतजाम? देखिए, दरगाह कमेटी की तरफ से कभी क्या इंतज़ाम हुआ? जब गोली चली तब नहीं थे, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ AR अंतुले उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया, आके खड़े नहीं हुए, FIR लॉन्च नहीं करी, पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं, वो सब हमने किया। अभी भी मामला क्लेम तो ये बहुत करते हैं कि एंडोमेंट हमारा, उनके लिए दरगाह एक बिल्डिंग है, हमारे लिए गरीब नवाज का आस्थाना एक मरकज़ है रूहानियत का, जिसके हम खादी में वफादार हैं 800 साल से। जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी ये लोग भाग गए थे, दरगाह कमेटी डिज़ोल्व हो गई थी, इंक्वायरी कमीशन आया, उसके बाद 1955 एक्ट आया। तो वक्फ कमेटी हो, हज कमेटी हो, दरगाह कमेटी हो, इसके अंदर तमाम सरकारी मुसलमान होते हैं, इनका कोई व्यवस्थाओं से, हालांकि जिम्मेदारी इनकी भी थी, लेकिन इनका कोई रोल कभी भी नहीं रहा, आज की बात नहीं। कुछ समय पहले दरगाह कमेटी ने एक एम्बुलेंस भी चालू कर दी, क्या इस पर एम्बुलेंस की व्यवस्था इन्होंने रखी? ये हमें नहीं मालूम, वी हैव नो आइडिया। हमारी एम्बुलेंस तो चल रही है, हमारी भी, और हमने वो किराए से भी लेके भी लगा रखी है। नसीराबाद निवासी होमगार्ड दीपक कुमार, जो कि सेंट्रल जेल अजमेर में ड्यूटी पर नियुक्त थे, का पिछले वर्ष ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने पर इलाज के दौरान निधन हो गया था। वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य भी थे, जिससे उनके परिवार की आजीविका पर गहरा संकट छा गया। आज स्वर्गीय दीपक कुमार के परिजनों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर सरकार से आर्थिक मुआवजा दिलाने तथा एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर होमगार्ड पद पर नियुक्त करने की मांग की। मेरे पिताजी थे दीपक कुमार, जो उनका बेल्ट नंबर था 1634, जो कि सेंट्रल जेल में ड्यूटी कर रहे थे। 1/8/2024 को ड्यूटी लगी गई थी और 4/8/2024 को उनकी तबीयत खराब हुई सेंट्रल जेल के अंदर और उनको भर्ती कराया गया जनरल अस्पताल में, और 5/8/2024 को उनकी सुबह 5 बजे डेथ होगी। जब ये अधिकारी आए तो वहाँ हमने बातचीत करी कि भाई ये इनकी ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे थे तो उनकी डेथ हुई है, तो इन्होंने बोला कि हाँ आपको दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी। और जब बाद में जब इन्होंने हम गए क्लेम के तय और नौकरी के तय, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपका नहीं हो पाएगा, आपका 90 दिवस का था वो था, मगर हमारे को ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि 90 दिवस का था। मेरी मम्मी जो सीरियस थी पापा को सदमे को लेके, उनको भर्ती करा रखा था हमने। अब मम्मी को संभाले या क्लेम के तय जावे या नौकरी के तय वो करें, तो इससे ये था। और ये कहना चाहते हैं कि जहाँ ड्यूटी कर रहे थे वहाँ ही डेथ होना चाहिए इनकी, तब जाके आपको क्लेम दिया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी। पहले उस व्यक्ति को वहाँ मरने दो, उसके बाद अस्पताल लेके जाना, जब मर जावे ना तब अस्पताल लेके जाना, तब आपको हम क्लेम दिया जाएगा। उनका कि हाँ
नहीं, ये लिखा हुआ है उसके अंदर, ये कह रहे हैं कि अधिकारी, आपका जो वीट अधिकारी है वो गया था जांच लेने, उसने ये लिखा है कि मृत्यु के समय दीपक सदस्य ड्यूटी पे नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं। कहाँ आप लोग धक्के खा चुके हैं अब तक? मैं जयपुर भी जा चुका हूँ डीजी साहब के पास, उन्होंने भी ये बोला है कि जहाँ अजमेर से आपका वो था वहाँ से रिपोर्ट बन के आई है तो वही रिपोर्ट मानी जाएगी, उनका कहना यही है। अच्छा, यहाँ पर भी आप आ चुके हैं क्या एसपी साहब के पास? आगे एसपी साहब को 2 बार हमें ज्ञापन दिया। अभी किससे मिले हैं अभी आप? अभी हम एडीएम साहब से मिले। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मुआवजा मिले और नौकरी मिले। आपका नाम? मैं ऋतिक। सर, ये 9 महीने पुराना मामला है। दीपक जी चौहान 25 साल से वे होमगार्ड के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। आज से 9 महीने पहले उनकी ड्यूटी अपने सेंट्रल जेल में लगाई गई। उसके दौरान उनकी वहाँ तबीयत बिगड़ी तो वहाँ से 2 होमगार्ड के, मतलब पुलिस प्रशासन वहाँ से 2 जवानों को भेज के विक्टोरिया के अंदर भर्ती कराया गया। वहाँ पे 5 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में वहाँ पे होमगार्ड के और आला अधिकारी आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको नौकरी मिलेगी और मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन पीड़ित परिवार 9 महीने से कभी जयपुर जा रहा है, कभी अजमेर जाके चक्कर लगा रहा, और ये नसीराबाद से है और बहुत ही गरीब परिवार से है। हम तो ये चाहते हैं अपने प्रशासन से कि इनको मुआवजा दिया जाए और एक अनुकंपा पे इस बच्चे को नौकरी दी जाए। धन्यवाद। विजय कुमार खिरालिया, नेशनल पीपल्स पार्टी जिला अध्यक्ष। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के एक सदस्य सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और एक जीप बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। कल जिला डीएसपी टीम और थाना हरिभाऊ उपाध्याय की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 3 बदमाशों को, दीपक रावत, भूपेंद्र सिंह रावत और आदेश चौधरी, इनको मैं पिस्टल के और प्लस 6 जिंदा कारतूस इनके जो है गाड़ी से बरामद हुए। ये लोग पुष्कर में, जो पूछताछ में सामने आया, पुष्कर में घूमने आए थे और आदतन अपराधी हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह रावत के ऊपर तकरीबन 8 से 10 मुकदमे हैं और इसमें फायर आर्म्स के पूर्व में भी इसके ऊपर मुकदमे हो रखे हैं। ये तीनों ही एक संयुक्त मुकदमे में, जो कि मध्य प्रदेश में दर्ज था, उसमें तीनों एक साथ रह के आए, इसलिए तीनों संपर्क में भी थे। और पुष्कर ये कल घूमने आए बताए, तो उस कारण हमारे पास मुखबिर से सूचना थी कि इनके पास पिस्टल हो सकती है, जिस पर इनकी चेकिंग की गई और इनके पास से ये वेपन्स मिले। वेपन किसका है सर? किसने खरीदा, कहाँ से खरीदा, कुछ बताया? ये वेपन्स जो है ये अभी पूछताछ जारी है। मुकदमे का जो अनुसंधान है वो सब इंस्पेक्टर पारुल यादव कर रही है। अभी किसी मनोहर का नाम इन्होंने लिया है जवाजा से, कि वहाँ से उसने खरीदा था काफ़ी टाइम पहले, और ये केवल जो है एक शौकिया तौर पर जो है इस पिस्टल को लेकर आया, ये अभी इसने बताया अनुसंधान में अब तक। ये ब्यावर सदर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह रावत, आदेश चौधरी है इसमें, ये पीसांगन का है, और दीपक रावत है, ये आदर्श नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कैबिनेट मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के जन्मदिन पर आज पुष्कर सहित पूरे विधानसभा में अनेक सेवा कार्य किए गए। पुष्कर सरोवर के यज्ञ घाट पर निवर्तमान सभापति कमल पाठक के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुग्धाभिषेक कर रावत के यशस्वी और दीर्घायु होने की कामना की गई। इसी तरह अपना घर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल वितरित किए गए और रेलवे फाटक के पास गायों को चारा खिलाया गया। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत साहब का जन्मदिन था, उसको उपलक्ष्य में हमने यज्ञ घाट पर दुग्धाभिषेक किया था, पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की है। उसके बाद वृद्धाश्रम में सभी वृद्धजनों को फल वितरित किए गए हैं और उसके बाद में यहाँ गौशाला पे आके हमने सभी गायों को चारा खिलाया और उनके दीर्घायु की और उनके स्वस्थ रहने की मनोकामना की। आपका नाम? मुकेश कुमार। अखिलेश जी, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे स्थानीय विधायक यशस्वी श्री सुरेश सिंह जी रावत का जन्म दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तीर्थ सरोवर का अभिषेक किए, उनके दीर्घायु होने की, उनकी यश कीर्ति का विस्तार हो और उन्हें यश की प्राप्ति हो, सुयश की प्राप्ति हो, राजस्थान की सेवा में वो लगे रहे और पूरे राजस्थान की सेवा करे और विशेषतः इस तीर्थ की सेवा करे। ऐसी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हमने उनके जन्मदिवस पर मांगी। आपका नाम?
अखिलेश परस। माननीय श्रीमान सुरेश सिंह जी रावत जी का जन्म दिवस है, उनका हम कार्यक्रम मना रहे हैं। आज सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना करी, दूध अभिषेक का कार्यक्रम कर रखा और वहाँ पे वो दीर्घायु की कामना करी। उसके बाद में हम वृद्ध आश्रम आए जहाँ पे फल वितरित किए। उसके बाद में हम गौशाला है जहाँ पे गाय को चारा वितरित किया। इसी के साथ हम सेवा कार्य कर रहे हैं और उनकी यही कामना करते हैं कि वे आगे बढ़ते रहे और जन जन के जो कार्य करे। आज उनकी लोगों के कार्य करने के बावजूद तीसरी बार विधायक बने और आज मंत्री हैं हमारे विधायक साहब। आपका नाम और रोहन बाकुले, महामंत्री पुष्कर से। पुष्कर कस्बे के रामधाम तिराहे पर स्थित 9 खंडीय तुलसी मानस हनुमान मंदिर में आज जानकी नवमी के पावन अवसर पर पूजा अर्चना और संकल्प के साथ अखंड रामायण पाठ के तहत 24 घंटे रामचरित मानस पाठ का शुभारंभ हुआ, जो हर इच्छा तक लगातार जारी रहेगा। ये पाठ अलग अलग पारियों में 6 पंडित करेंगे। भगवान की जय, गुरुदेव की जय, हनुमान जी की जय, भोलेनाथ की जय, सभी देवी देवताओं की जय, पुष्कराज महाराज की जय। आज जो ये प्रेरणा मिली है हमारे सबको और हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरे हमारे जिस पर भक्तों पर कृपा हुई है, जितने भी भक्त पधारे हैं, जो जुड़े हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सभी के सौभाग्य से, सभी के प्रयास से आज ये जो भगवत कार्य हो रहा है रामचरित्र मानस का, ये हमारी प्रेरणा है कि सभी ठाकुर जी सुने और पुष्कराज महाराज पर और हमारे सब पर असीम कृपा बनी रहे। आयोजन तो आज ही वो कथा हनुमान जी को और भोलेनाथ को श्रवण करवाने जा रही है जो स्वयं भोलेनाथ इसके रचयिता हैं और महादेव को तो रामचरितमानस अत्यंत प्रिय है, जिसकी कोई आज तक कल्पना नहीं कर सका। तो ये सभी प्रेरणा हमारे जो मुख्य स्तोत्र तो लाला भैया बने, इन्हीं से वार्तालाप चली और इन्होंने जो सभी भक्तों को जोड़ा है इस रामचरितमानस को प्रारंभ करने के लिए, तो ये बड़ा, मैं तो ये कहता हूँ कि साक्षात प्रयागराज तीर्थ यहाँ पधार गए हैं और तीर्थों के राजा हमारे गुरुदेव पुष्कराज हैं ही अन्नदाता, और तीर्थों के गुरुदेव पुष्कराज हैं और राजा प्रयागराज, दोनों का समावेश यहाँ हो गया है। और उद्देश्य तो केवल यही है कि संसार में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे और हमारे भारत पर इतनी कृपा बरसे हनुमान जी की, राम जी की, महादेव की, कि हमारे भारतवासियों में जो द्वेषता फैल गई है, ये विखंडता फैल गई है, वो पुनः एक हो और सनातनी एक होकर पूरे संपूर्ण भारत में हमारे भारतवर्ष का डंका बजे। इसीलिए ठाकुर जी की और गुरुदेव की और हनुमान जी की, महादेव की प्रेरणा से रामचरितमानस का अखंड 6 संतों के माध्यम से अनवरत पाठ प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नया बाजार में भगवान नरसिंह का प्राकट्य उत्सव 11 मई को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रातःकाल भगवान का अभिषेक किया जाएगा, उसके पश्चात अनेक शहरों से पुष्प मंगाकर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद आरती होगी और सायंकाल लाल्या काल्या मेले का आयोजन भी किया जाएगा। सायंकाल मेला समाप्ति के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। भगवान का नरसिंह महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 11 मई को मनाया जाएगा। ये 350 साल से पुरानी प्रथा चली आ रही है, जो श्री राम प्रसाद जी के ज़माने से चली आ रही है। इस प्रथा का भव्य लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है, लोग बाग बाहर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, लोगों को बहुत विचारधारा बनाई जाती है। इसके अंदर सर्वप्रथम भगवान का जो 11 तारीख को जो प्राकट्य उत्सव बनाया जाएगा, उस प्राकट्य उत्सव के अंदर सुबह प्रातःकाल सुबह 8 से लेकर भगवान का इत्र से स्नान किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से कन्नौज के ऊपर संदल के ऊपर बनाया गया इत्र मंगाया जाता है। और हमारे यहाँ पे भगवान के जल काम में नहीं आता है स्नान के अंदर, टोटल भगवान का इत्र काम में आता है और भगवान का इत्र से स्नान किया जाता है। उसके पश्चात भगवान का चरणामृत से स्नान किया जाएगा। उसके पश्चात भगवान का फूल बंगला बनाया जाएगा, जो कि विशेष फूलों के द्वारा भगवान का बंगला बनाया जाएगा। इसके लिए वृंदावन से कई जगह से मोगरे के कई प्रकार के फूलों का श्रृंगार है भगवान का किया जाएगा। उसके बाद 12:30 बजे भगवान की लीला का कथा का लीला का उत्सव होगा, जो कि एक बहुत ही भव्य रूप से लोग बाग इसे सुनने के लिए उतारू रहते हैं और बहुत आनंद के साथ इसको लेते हैं। 1:30 बजे भगवान का प्राकट्य उत्सव होगा और उसमें महा आरती का आयोजन किया जाएगा। उस महा आयोजन के अंदर भगवान का बहुत ही भव्य बंगले का दर्शन किए जाएंगे। उसके पश्चात भगवान के आरती के पश्चात भगवान को सब लोगों को जो भी है उसके अंदर प्रसाद वितरण किया जाएगा। और शाम को सायंकाल भगवान की लीला उत्सव होगी, जिसके अंदर सर्वप्रथम काल्या आएगा, द्वितीय नकटी आएगी, तृतीय लाल्या आएगा, चतुर्थ
हिरण्यकश्यप आएगा, उसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे, उसके पश्चात भगवान का भव्य रूप जो यहाँ से जाएगा और भगवान का भव्य विकराल रूप प्राकट्य उत्सव नीचे खम्भ बनाया जाएगा और खम्भ को लगा के उसको फाड़ के दिया जाएगा और भगवान प्रजा को जो अपने दर्शन देंगे, प्रजा इसके लिए बड़ी लायती रहती है। इस कागज़ को उमड़ने के लिए लोग बाग बहुत ज़्यादा लायती रहते हैं। लोग बाग इसको अपने गले में रखते हैं, लोग बाग इसको बीमार पड़ जाता है उसको घोल के पिलाते हैं, अपने गले में ताबीज़ रखते हैं। साकेत बंसल मंदिर प्रबंधक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।